Okay, guys. I hope कि आपको आवाज आ रही है and PPT is showing clearly. So, as in yesterday's class, we have taken an introduction of the forms of literature and forms of poetry, and we have taken a brief introduction of epic. Okay, so now in this class, we are going to discuss four forms of poetry, that is epic, sonnet, elegy, and lyric, which are prescribed in your syllabus paper 2, section 1 or unit 1. Okay, so let's move. And before moving that, I want to wish you all that today is Republic Day, and there's a lot of wishes to you all for this Republic Day of India. And here I am quoting a poem, and these are the last stanza poem written by Shivamangal Singh Suman, famous Hindi poet. And the lines are, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और आज के दिन सब छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने कर्तव्य पथ पर हैं, और कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और सब मिल करके एक साथ उन्नति के पथ पर चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ, अ, और बढ़ते हैं आज की अपनी स्टडी पर। तो पहला जो टॉपिक हमारा एपिक है, एपिक में हम लोगों ने कुछ बात की थी, और आई थिंक कि हम लोगों ने देखा था एपिक कहाँ तक। ओके, लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एपिक्स हमने देखे थे, सॉरी, ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एपिक. So now move to the point that some characteristics of epic. Just note down 10 main characteristics. Characteristics of epic. Number one, begin in medias res. Begin in medias res. स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, MEDIAS, medias res. आपको इसे समझना है, व्हाट इज दिस मेडियस रेस. दिस इज नॉट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टर्म, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का टर्म नहीं है. इसका मीनिंग होता है मिडिल ऑफ द प्लॉट. द प्लॉट मीन्स जो नैरेटिव है एपिक का, उसका जो प्लॉट है, उस नैरेटिव प्लॉट के मिड से स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं करते हैं किसी भी एपिक को. पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि बिगिनिंग कहां से होती है, शुरुआत कहां से होती है, इन द मिड ऑफ द प्लॉट. सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं हम लोग, एंड दैट इज अ वास्ट सेटिंग. ठीक है, वास्ट सेटिंग का सेंस है कि बहुत बड़ा सेटिंग, बहुत बड़ा एरिया में वो एपिक सेट होता है. जस्ट लाइक अ नेशन, nation or many nations, many nations, or whole world or universe, whole world और यूनिवर्स. ठीक है, तो ये इसकी एक वास्ट सेटिंग होगी. थर्ड, हम लोग थर्ड पॉइंट पर आते हैं, एंड दैट इज बिगिन विद एन इन्वोकेशन. बिगिन विद एन इन्वोकेशन.
इनोकेशन, ठीक है, क्या करते हैं आप, सम यूज, ऑफ म्यूज, मीन्स किसी भी इपिक की बिगनिंग क्या होगी, उसके लिए जरूरी है कि बिगनिंग इन्वोकेशन के साथ होती है। आप मिल्टन का इपिक आपकी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, पैराडाइज लास्ट, उसकी 26 लाइंस फर्स्ट बुक की आपको पढ़नी है। और एक्चुअली ये क्या है, ये इन्वोकेशन और थीम का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, इन्वोकेशन और थीम का पार्ट है। आपने सबसे फेमस जो इंडिया में एपिक है उसको पढ़ा होगा, रामचरितमानस, ठीक है। तो वहां बिगिनिंग क्या होती है, हिंदी में उसको कहते हैं मंगलाचरण। तो एक इन्वोकेशन के साथ होती है। बात समझ में आई? आगे नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4, begins with a statement of the theme, begins with the statement of the theme, ठीक है। किससे बिगिन होता है, स्टेटमेंट ऑफ थीम से, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ थीम का मतलब क्या है कि जो पोएट है वो क्या करता है, बिगिनिंग में ही यानी कि शुरुआत में ही उसका जो मोटो क्या है, उसकी जो थीम है उसको बता देता है, ठीक है। बात समझे कि नहीं? तो यहां हम लोग एग्जाम्पल किसका लिए थे, पैराडाइज लास्ट का। किसका, पैराडाइज लास्ट का। यहाँ इसका एग्जाम्पल हमने लिया था और हमने बताया कि आपके सिलेबस में कितनी लाइंस प्रिस्क्राइब्ड हैं, 1 to 26, ठीक है। और हम कहां पर देखेंगे, इसकी जो 26th लाइन है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस की आखिरी लाइन होगी। वो आखिरी लाइन में क्या कहते हैं, लाइन जरा देखिएगा, मैं यहाँ एज एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपको, लाइन में आप समझें। लाइन है, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन। तो जरा इस लाइन पर फोकस करिए। अगर इस जो इनका प्ले है, जो इसकी सॉरी जो इनका ये इपिक है मिल्टन का, इसमें इस लाइन में, लाइन नंबर 26 में ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मीन्स कि इनके इपिक लिखने का जो बेसिक थीम है वो क्या है, वो ये है कि जो ह्यूमन बीइंग का वे है, रास्ता है किसको जस्टिफाई करना, टू गॉड। किस तरह से एक इंसान, एक मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उसी का डिस्क्रिप्शन करना क्या है, इज द थीम ऑफ द पैराडाइज लास्ट, ठीक है। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है कि कोई भी इपिक होगा उसकी बिगिनिंग में क्या होगा, एक स्टेटमेंट ऑफ थीम होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देते हैं हिंदी इपिक से, ठीक है। रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ देखिए हम इपिक को डिपिक्ट करने के लिए यही दो एग्जांपल लेंगे, एक पैराडाइज लास्ट लेंगे, एक जो है रामचरितमानस लेंगे, हिंदी दोनों लैंग्वेज के, जिससे आपको ये क्लियर हो कि लैंग्वेज कोई भी हो, एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो यहां पर जरा देखिएगा, वहां आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा हो या सुना हो, तो वहां एक लाइन आती है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थीम। एक्चुअली में वहां थीम क्या है, थीम इज जस्ट स्वांतः सुखा, किसके लिए लिखी उन्होंने, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओन इनर सेल्फ, ठीक है। वो अपने स्वयं के सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने लिखा। और यहां मिल्टन ने इस वर्क को किस लिए लिखा, पैराडाइज लास्ट को, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नंबर 5, यूज ऑफ एपिथेट्स। यूज ऑफ एपिथेट्स। एपिथेट्स क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव्स होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर एपिक में कई सारे एपिथेट्स एडजेक्टिव का यूज होता है। नेक्स्ट थिंग हम बढ़ते हैं नंबर 6, 10 हमको लिखना है, 10 पॉइंट्स। ठीक है, नंबर 6 पर आते हैं, कंटेन्स epic कैटलॉग। ठीक है, कंटेन्स epic कैटलॉग। ठीक है, अब जरा सा epic कैटलॉग, सॉरी ये गलत हो गया है, epic कैटलॉग। ठीक है, इसे जरा सा आप ध्यान दीजिए। epic कैटलॉग का मतलब क्या है, इसको यहीं पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए आपकी जानकारी के लिए। अ लॉन्ग डिटेल्ड लिस्ट, अ लॉन्ग डिटेल्ड लिस्ट of objects, places or people, इसको क्या कहते हैं, इपिक कैटलॉग। तो हर एक इपिक में क्या होना जरूरी है, एक इपिक कैटलॉग नेसेसरली होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, लॉन्ग एंड फॉर्मल स्पीचेस, लॉन्ग एंड फॉर्मल स्पीचेस। ठीक है, जैसे आप पैराडाइज लास्ट पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि सेटन की बहुत लंबी लंबी और फॉर्मल एंड वेरी पावरफुल स्पीचेस लिखी जॉन मिल्टन। देन दिस इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नंबर 8, shows divine intention, shows divine intention in human affairs। ठीक है, क्या करता है ये, डिवाइन इंटेंशन को शो करता है, किस संबंध में, इन रिगार्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, ह्यूमन अफेयर्स के संबंध में ये क्या करता है, डिवाइन इंटेंशन को इन्वॉल्व करता है। नाइन्थ लिखते हैं, नंबर 9, द हीरो फीचर्स एंड embodies the values of this civilization। तो सिविलाइजेशन की वैल्यूज को एम्बॉडी करता है कौन, हीरो। लास्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो उसे हम मेंशन करेंगे, often features features the tragic hero। The tragic heroes descent into the underworld, descent into the underworld
अंडरवर्ल्ड का मतलब होता है हेल। ठीक है, ये बेसिक फीचर्स हैं। अगर इसमें आप एक ऐड करना चाहते हैं तो एक और यूज कर सकते हैं, नंबर 11 कर सकते हैं, यूज ऑफ इपिक सिमिली। ठीक है, किसका यूज? यूज ऑफ इपिक सिमिली। इपिक सिमिली क्या है? एक लॉन्ग मेटा जो है फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सिमिली को लॉन्ग फॉर्म में यूज किया जाता है। सिमिली क्या है ये हम आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे, नहीं तो हम लोग आगे इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो अभी इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस दीपिका। सर एग्जांपल ऑफ एपिक सिमली। जी, देखिए एग्जाम्पल ऑफ एपिक सिमिली आप पैराडाइज लास्ट में देखेंगे, देन यू कैन गेट एग्जाम्पल ऑफ एपिक सिमिली इन द स्पीचेस ऑफ Satan, where Satan is continuing comparing things in a series। ठीक है, जहां पर किसी एक चीज को विद सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है कंपेयर किया जाए। ठीक है, सेकेंड थिंग आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, हिंदी में आपको मिल जाएगा। रामचरितमानस में बहुत अच्छा एग्जांपल है इपिक सिमिली का, जो कि मिलता है लंका कांड में। आप वहां जरा सर्च करके पढ़िएगा, ठीक एग्जैक्ट उस प्लेस पे जहां पर राम और रावण की लड़ाई हो रही है। और वहां पर जो विभीषण है उनको बड़ी चिंता होती है और वो कहते हैं रावण रथी बिरथ रघुवीरा। इसके बाद की लाइन जो है वो पूरी की पूरी इपिक सिमली है। ठीक है, वहां पर किस तरह से डिफरेंट सिंबल्स का यूज करके तुलसीदास ने एक रथ का निर्माण किया। मींस व्हेन द पोएट इज गोइंग ऑन कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सीरीज टू शो समथिंग, टू डिपिक्ट समथिंग, तो इसको इपिक सिमिली या होमरिक सिमिली कहते हैं। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो देखिए दूसरी चीज है टाइप्स की बात करें, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ इपिक। सबसे पहला हम लोग देखते हैं दैट इज प्राइमरी इपिक। ओके, इस प्राइमरी इपिक को कुछ और नाम से जानते हैं, जस्ट लाइक ओरल इपिक, प्रिमिटिव इपिक, ठीक है, इसी को ट्रेडिशनल इपिक भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल इपिक, एक नाम और इसके लिए यूज करते हैं, फोक इपिक। ठीक है, मीन्स ये ऐसे इपिक हैं जो कि कहाँ मिलते हैं? इन ओरल ट्रेडिशन। मीन्स एंशियंट इपिक्स जो भी हैं वो किस फॉर्म में है? ओरल फॉर्म में है। एंड दे आर प्रिमिटिव इपिक, ओरल इपिक और ट्रेडिशनल इपिक और फोक इपिक। जैसे हमने कल एक इपिक की बात की थी, द इपिक ऑफ गिलगेमिस। इपिक ऑफ गिलगेमिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव इपिक। ठीक है, आप जब ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर आपको एक एपिक पढ़ने को मिलेगा, बेवुल्फ। बेवुल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव और प्राइमरी एपिक। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं नंबर 2, सेकेंडरी एपिक। ठीक है, सेकेंडरी एपिक, सेकेंडरी एपिक इसको एक नाम और दिया जाता है, लिटरेरी एपिक। ठीक है, ये क्या नाम दिया गया?
Literary epic means these epics are written in tradition of primary epic in an imitation of primary epic. ठीक है, बट ये क्या है, रिटन फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए इनको लिटरेरी इपिक सेकेंडरी इपिक कहा जाता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा ये कि ये मेजर जो इपिक है, इपिक तो यही इतने हैं। ठीक है, अब इपिक से निकले हुए फॉर्म्स हैं, उनको जरा थर्ड देखिएगा, इनको भी जानना आपके लिए जरूरी कि इपिक से रिलेटेड चीजें हैं, इपिक से रिलेटेड जॉनरास हैं। ठीक, एक होता है इपीलियन, EPYLLION, इपीलियन। इपीलियन का मतलब होता है शॉर्ट लिपिक, सॉरी शॉर्ट इपिक। क्या है ये है शॉर्ट इपिक। ठीक, मीन्स की जो इपिक है साइज में छोटा है तो उसको क्या कह देंगे, एक शॉर्ट इपिक या इपिलियन कहते हैं। ठीक है, दूसरा एक जो नेक्स्ट नाम हम लेंगे उसको कहेंगे मॉक इपिक। मॉक इपिक वो होता है जब सारे चीजें, सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ इपिक मस्ट हैव बीन फॉलोड बट द सब्जेक्ट इज नॉट सो मच स्टैंडर्ड। ठीक है, मॉक इपिक में क्या है, मजाक उड़ाना इपिक का, मींस कि जो स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट नहीं है, बहुत लो स्टैंडर्ड के सिलेबस सब्जेक्ट को लेकर के क्या करते हैं, उन सारे स्टैंडर्ड को जो एक इपिक का स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हुए एक वर्क लिखना, वो क्या है, मॉक इपिक है। आप आगे जब पढ़ेंगे तो अलेक्जेंडर पोप का एक बहुत फेमस वर्क मिलेगा आपको, द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, रेप ऑफ द लॉक, यहाँ पर जो दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, सर पीटर एंड जो वहां पर हीरोइन है, उन दोनों की लड़ाई का एक मुद्दा है बाल की एक लट, हेयर लॉक। ठीक है, वो इस छोटे से झगड़े को कंपेयर किससे किया जा रहा है, टू द ग्रेट वॉर ऑफ ट्रॉय। ठीक है, तो ग्रेट वॉर ऑफ ट्रॉय की जगह पर एक छोटा सा पिग्मी सा सब्जेक्ट मैटर लेकर के इपिक लिखना, दैट इज मॉक इपिक। ठीक है, एंड लास्ट जो बहुत फेमस है, ठीक है, नंबर 5 जरा सा ध्यान में दीजिएगा, मॉडर्न इपिक। ठीक है, मॉडर्न इपिक को सिंपली आप याद रखिएगा, ये और किसी के लिए नहीं, जस्ट टीएस इलियट के द वेस्टलैंड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टीएस इलियट का, बाय टीएस इलियट। ठीक है, टीएस इलियट एक पोएट है, उन्होंने क्या लिखा है, द वेस्टलैंड। इसमें लाइंस कितनी हैं, ओनली 434 लाइंस हैं। ठीक है, केवल 434 लाइंस का ये इपिक है, ये वर्क है, फिर भी इसको क्या कहा जाता है, मॉडर्न इपिक। ठीक है, तो आई होप कि इतनी जो बातें मैंने आपको इपिक के विषय में बताई, ये आपके लिए वेल एनफ है। ठीक है, यस सर। और कुछ एक एग्जांपल्स आपको हम लिखा देते हैं इपिक्स के, इन फ्यूचर आप उनके टाइटल जानते रहेंगे, इन फ्यूचर आपको काम आएगा। ठीक है, सम एग्जांपल्स, पहला लिखिएगा, इपिक ऑफ गिलगैमेश। सेकंड वन, एलियाड। थर्ड इज ओडिसी। सबके नाम आपने सुने होंगे आई होप। ये दोनों का जो राइटर है उसको भी लिख लीजिए आप। ठीक है, बाई होमर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं,
नंबर 4 महाभारत। राइटर कौन है जरा बताइएगा। नंबर 5 रामायण। ठीक है, ये दोनों, महाभारत लिखा किसने, वेद व्यास ने। ठीक है, एंड रामायण लिखा महर्षि वाल्मीकि ने। किसी का आंसर भी आया है। प्रज्ञा का आंसर है एंड शिल्पी का आंसर है, सही आंसर है वेद व्यास। ठीक है, और दो के दोनों एपिक किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, बोथ हैं इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 लिखते हैं हम लोग। नंबर 6 एनीड। बाय वर्जिल। नंबर 7 मेटामार्फोसिस, बहुत फेमस वर्क है। जो बहुत सीबीएसई में पढ़े होंगे बिगिनिंग से, तो उन्होंने मेटामार्फोसिस के विषय में पढ़ा होगा। आई थिंक सीबीएसई में कहीं ना कहीं कुछ उसके विषय में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, मेटामार्फोसिस वर्क किसका है, ओविड का। ठीक है, आई थिंक क्लास 4th और 5th में जो ईवीएस की बुक है वहां पर मेटामार्फोसिस का मेंशन है एक जगह। ठीक है, एंड नेक्स्ट की बात करें, नंबर कहाँ तक हुआ था, नंबर 7। नंबर 8 लिखिएगा बेवुल्फ। इसे इंग्लिश का फर्स्ट इपिक माना जाता है, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है। नंबर 9 डिवाइन कॉमेडी। अगर आप में कोई हायर स्टडीज में जाना चाहेगा, नेट जेआरएफ करना चाहेगा, देन उसके लिए डिवाइन कॉमेडी से खूब सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, किसने लिखा है, इसका राइटर है दांते। ठीक, दांते अलगिरी। नंबर 10 ट्रायलस इन प्रोसीड। ये जाफरी चासर का है। जाफरी चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, नंबर 11 पैराडाइज लास्ट। नंबर 12 पैराडाइज रिगेन्ड। इसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो है 1667 एंड दिस वन पब्लिश्ड इन 1671। दोनों किसने लिखे, जॉन मिल्टन ने। ठीक है, नंबर 13 पर आते हैं। सॉरी 13 तो हम लोगों ने लिखा, 11 कुछ हमने छोड़ा क्या शायद, चलिए कोई बात नहीं। नंबर 13 ओमेरास। ठीक है, बहुत फेमस वर्क है, 1990 का है, रिसेंट है,
ठीक, इसके जो पोएट हैं वो हैं डेरेक वॉलकॉट। इनको नोबेल भी मिला हुआ है। तो इतनी जो जानकारी है एपिक की, मुझे लगता है कि आपके स्टैंडर्ड से ज्यादा जानकारी हमने आपको दे दी। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है सॉनेट। सॉनेट के लिए सबसे पहली चीज आप जानिएगा, दिस इज अ पोएम, अ पोएम ऑफ 14 लाइन। ठीक है, ब्रॉट फ्रॉम इटली। किस कंट्री से आया है, किस लैंग्वेज से? इटालियन, इटालियन लैंग्वेज, इटालियन कंट्री से। ये एक सोनेट फॉर्म आता है जिसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं? 14 लाइंस होती हैं। उनका डिवीजन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, आई टेल यू लेटर। ठीक है, एंड इसको इंग्लिश में लाने का जो श्रेय जाता है, किसको जाता है? ठीक है, सोनेट was brought into English language by Sir Thomas Yat. ठीक है, एंड सर हेनरी हावर्ड। ठीक है, ये अर्ल ऑफ सरे थे। कौन थे ये? सर हेनरी हावर्ड कौन थे? अर्ल ऑफ सरे। बात समझ में? सरे एक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड की, जहां की ये अर्ल थे। क्लियर? तो बात क्या समझ में आ गई आपको? सोनेट जो है एक पोएट्री फॉर्म है। कितनी लाइंस का? 14 लाइंस का। आपको पता होगा, आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो आई थिंक मिल्टन का एक सोनेट आपने पढ़ा होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सीबीएसई से है तब भी हो सकता है सोनेट आपको पता हो। बात क्लियर है? अब यहां जब आया तो दो प्रकार, यहां से टाइप्स की बात करें तो यहां 2 टाइप्स हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ सोनेट। ठीक है, एक बात जरा सा बताइएगा, क्या अभी आज किसी का क्लास है? नो सर। किसी का भी नहीं है तो 2 मिनट में ये सेशन एंड होगा और आप फिर से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसी लिंक के साथ। यस सर। ओके, टाइप्स ऑफ सोनेट की बात जब हम करें तो यहां पर आपको मिलते हैं 2 टाइप्स। कौन कौन से? नंबर 1 एंड 2। पहले को हम लोग कहते हैं क्लासिकल सोनेट। ठीक है, दूसरे को कहते हैं इंग्लिश सोनेट। ठीक है ना? दोनों नाम जरा ध्यान रखना। क्लासिकल सोनेट इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज द क्लासिकल, दिस इज द ओल्डेस्ट। एंड ये कहां पर था? इंग्लैंड, सॉरी, इटली में था, इसीलिए इसको एक नाम क्या कहते हैं? इटालियन सोनेट। इसके बहुत फेमस राइटर थे पेट्रार्क। ठीक है, उसी उनके नाम पे क्या कहते हैं इसको? पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट। इंग्लिश सोनेट को एक नाम और दे दिया जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, तो यही इसी शेक्सपियरियन सोनेट पर आपको फोकस करना है, बिकॉज आपके सिलेबस में ये मेंशन है।
ठीक है, एक सोनेट आपको विलियम शेक्सपियर का पढ़ना है, सोनेट नंबर 18। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं क्लासिकल सोनेट, लेकिन नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सेशन को यहीं एंड कर रहा हूं, आप जो है तुरंत दूसरा सेशन ज्वाइन करेंगे।